अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आसिफ संजार कुरैशी और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि क्लास 10 के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उनका जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हुआ उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम इनकाउंटर करते हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है? इस सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड चंद एक टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपको वो पता होनी चाहिए कि वो टर्म्स क्या हैं, जैसे कि वाइब्रेशन है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइकिल भी इसे कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ये सारी डेफिनेशंस आप बुक में देख भी सकते हो। मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करूं, मैं उन डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा। तो आप जिस तरह मैंने बताया टाइम पीरियड कहते हैं कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है। कोई भी अगर एक चक्कर है तो वो एक टाइम में कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और फिर फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी कहती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर हैं। अगर एक सेकंड में आधा चक्कर है, पूरा चक्कर है, अगर एक सेकंड में 2 चक्कर है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर एक सेकंड में आधा चक्कर है तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी में अगर एक सेकंड में लेट्स सपोज 10 चक्कर है, एक साइकिल 10 दफा रिपीट हो रहा है एक सेकंड में, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। तो ये तो कुछ इसकी बेसिक उसका वो था। अब आ जाते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? आप किसी भी धागे के साथ एक पेबल बांध दो, एक पत्थर बांध दो और उसको आप मूव करवाओ, या आपने घड़ी देखी होगी जिसके नीचे पेंडुलम होता है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन और restoring force is directly proportional to displacement and directed towards mean position। तो ये एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स, दरअसल इसकी 2 डेफिनेशन हैं, एक में हम एक्सेलरेशन को कहते हैं और एक में हम रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं। तो मैंने दोनों को एक ही में ही सम अप कर दिया कि वाइब्रेटरी मोशन या स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज और रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसको कैसे लिखेंगे कि FRES इज प्रोपोर्शनल टू -x, कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो माइनस का साइन है ये क्या दिखाता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंड A इज प्रोपोर्शनल टू -x। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड ही अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। कि अगर हम आपको सवाल भी इस तरीके से आएगा कि शो दैट मास अटैच टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर इस तरीके से मैंने एक स्प्रिंग के साथ एक मास लगा दिया, ये एक मास मैंने इस स्प्रिंग के साथ और इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और ये जो इसकी पोजीशन है इसको कहा जाता है मीन पोजीशन। जब आप इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे और डिस्टर्ब करके आप इसको, मैं डॉटेड में यहां पे बना रहा हूं, यहां पर लेके आओगे तो ये जो स्प्रिंग बना हुआ है ये स्प्रिंग इसको वापस अपनी इस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो इस पोजीशन से वापस जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो यहां पर ये स्टे नहीं करेगा, इनर्शिया की वजह से ये वापस इस तरफ चला जाएगा। अब यहां पर जब पहुंचेगा तो ये स्प्रिंग वापस इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। जब बाहर की तरफ धकेलेगा तो ये वापस इधर मेन पोजीशन की तरफ आएगा। अब यहां पर भी वही प्रोसीजर होगा कि इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा और आगे चला जाएगा और इस तरीके से ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा और इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पर प्रूफ भी करेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये क्या कर रहा है? ये एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है तो हमने क्लास
9 में हुक्स लॉ पढ़ा था। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो वो कहता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या F रीस्टोरिंग फोर्स, RES लिख देता हूं। क्या हुआ कि F रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस का मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन, के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है जो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कवर करता है, इसको कहा जाता है एक्स। और ये जो मीन पोजीशन है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्स नॉट। जो मीन पोजीशन होती है हम उसको एक्स नॉट कहते हैं। अब यहां पर जो मास अटैच टू स्प्रिंग, जो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ ने कह दिया कि F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसी तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास आ जाएगा कि ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक हो गया। अब यहां पर मास को दोनों साइड पर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। अब ये k और m, ये k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और m हमारे पास मास है। पूरी इस मोशन में जो बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करेगा, इसमें मास भी कांस्टेंट रहेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट भी, जाहिर बात है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो इक्वालिटी की जगह हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास मास अटैच टू स्प्रिंग है, ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा और उसके साथ साथ इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। आप इसको जल्दी से नोट कर लो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं इसको रब करता हूं और रब करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जी, तो अब हम देखते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अभी हमने यहां पर देखा था, मैंने इक्वेशन रब कर दी है क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा था। अभी हमने देखा कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, कि a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x। अब ये जो कांस्टेंट है इसको किसी चीज से रिप्लेस करना है। ये रिप्लेस हम किससे करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि ये हमारे पास 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर और फिर ये माइनस का साइन कहां से आ गया, ये क्या चीज है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं आपको क्लास 9 की तरफ लेके जाऊंगा। वहां पर हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला था। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज थी, अगर वो मैं आपको रिकॉल कराऊं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन थी जो प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्कुलर मोशन में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो हमारे पास लीनियर के लिए केस है। जब हम एंगुलर की बात करते हैं वहां पर ये वी स्क्वायर या v हमारे पास बन जाता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब याद रखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं एंगुलर की। तो एंगुलर के लिए हमारे पास ये डेल्टा एक्स है, ये बन जाएगा 2 पाई आर। ये हमारे पास बन गया 2 पाई आर। तो v की वैल्यू हो गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर है v स्क्वायर। तो दोनों साइड्स पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब यहां पर ये r जो है ये क्या बताता है, ये आपको बताता है डिस्टेंस। यहां पर हमने डिस्टेंस x की शक्ल में लिया, लिहाजा ये r हमारे पास हो जाएगा x। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को आप यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और उसके साथ क्या है, ये r भी क्या बन जाएगा, x। तो ये x और x स्क्वायर हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल। क्या रह गया, a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये चीज यहां पर आ गई, इस वजह से मैंने 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर पुट किया। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है कि हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्यों लेंगे।
ये क्या वजह, खाली एक्सेलरेशन क्यों नहीं लेते? तो अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का याद हो तो ये वो एक्सेलरेशन है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी सेंट्रल पोजीशन पर खींचती है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर आपको क्लास 9 में याद हो तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और एक्सेलरेशन जो डायरेक्टेड होती है वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है। यहां पर भी यही केस है, यहां पर भी वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, वहां जाकर ये वापस आ जाता है, फिर वापस इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे इसको खींच रहा है, इसलिए हम यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेते हैं और इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाता है -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। इस तरीके से हमने ये चीज क्या की? प्रूफ कर ली। अब इसके साथ एक और चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ की थी, वो जो यहां पर लिखी थी, मैंने इसके लिए रब कर दी, वो थी a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब a इसके भी इक्वल है, a इसके भी इक्वल है, तो क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर कर लेंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद माइनस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये x और ये x दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल। ये माइनस और ये माइनस भी दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल। क्या रह गया हमारे पास? k बाय एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब ये जो t है हमारे पास, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को हम, जाहिर बात है इसमें हमने टाइम पीरियड निकालना है और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड को एक साइड पर लेके जाते हैं और k और m को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। तो क्या होगा, यहां पर टी स्क्वायर डिवीजन में है, तो जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऐसे t, उसके बाद इक्वल का साइन, और ये k बाय m जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा m बाय k और 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा। अब और यहां पर टी स्क्वायर है, अब टी स्क्वायर के नहीं, मैंने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स पर हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया किसका? ये जो भी हमारे पास मास अटैच टू स्प्रिंग होगा वो इस तरीके से क्या करेगा? इस तरीके से उसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, जो भी वो वाइब्रेट कर रहा होगा। अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। हमें पता है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फार्मूले में पुट करें तो f, सॉरी मैंने कैपिटल F लिख दिया, इसके लिए स्मॉल f होता है, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई और ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय k। अब इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k डिवाइडेड बाय m। और इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले की मदद से हम उस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही थी उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम -4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर यहां पर क्यों लेते हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे और उसको देखेंगे कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।